पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 डेली वोकैब प्रैक्टिस सीरीज में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से होंगी। इसमें हम 2 अगस्त 2023 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे और इनमें सारे ही ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। ये सीरीज पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को कवर करेगी। मैंने भी 3 बार एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लिया है। आज हम डे 1 की शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरीके की सीरीज यूट्यूब पर नहीं है, तो ये आपके लिए अवेलेबल कराई जाए। और ये एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और बैंकिंग एग्ज़ाम्स उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। हमारी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है जिसमें एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर की वोकैब कराई जा रही है, जिसके 14 एपिसोड्स आ चुके हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं 2 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 9 से 10 AM एसएससी सीएचएसएल 2023 के क्वेश्चंस को। क्लियर? 9 से 10 2 अगस्त 2023। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द पॉलिटिशियंस पॉम्पस रिटोरिक ड्यूरिंग द कैंपिंग फेल्ड टू गार्नर मच सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखें, उससे पहले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ वोकैब दी गई है, उसको समझते हैं। तो पॉम्पस का तो सिनोनिम बताना है, तो पॉम्पस होता क्या है? पॉम्पस का मतलब होता है अफेक्टेडली, ग्रांड, सोलमन और सेल्फ इम्पोर्टेंट। मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंट आ गया, मतलब वो अपने आप को घमंडी समझ रहा है, अभिमानी समझ रहा है कि वही सब कुछ है। जैसे वो समझ रहा है ए पोम्पस एस हु प्रिटेंड्स ही नोज एवरीथिंग। मतलब वो एक दिखावटी स्पीच दे रहा है, रिटोरिक। एक पॉलिटिशियन जो है वो एक दिखावटी स्पीच दे रहा है कि वही सब कुछ है, उसी ने ही सब कुछ किया है, बाकी पॉलिटिशियंस या बाकी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। आइए, रिटोरिक क्या होता है? रिटोरिक एक स्पीच या राइटिंग को बोलते हैं जो इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव और इन्फ्लुएंस पीपल। उस राइटिंग या इसको बोलते हैं जो लोगों को इफ़ेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सके। उस स्पीच को बोलेंगे, उस राइटिंग को बोलेंगे जो लोगों को इफ़ेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सके, या वो इस तरीके से इंटेंडेड हो कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, तो उसे बोलेंगे रेटोरिक। और ये हो गया पॉम्पस। अगला हमारा वर्ड है कैंपिंग। ये स्पेलिंग में एग्जाम में आ सकती है CAMPAIGN, क्योंकि अभी पॉलिटिकल कैंपिंग चल रही है इलेक्शन की वजह से, तो एग्जाम में आ सकता है कैंपिंग का मतलब, या कैंपिंग की स्पेलिंग आ सकती है। गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना या फिर गैदर करना समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन या अप्रूवल। क्लियर? मच सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, तो सपोर्ट को गार्नर कर नहीं कर मतलब कर पाने में पब्लिक से वो कैंपिंग के दौरान जो रेटोरिक स्पीच दी थी वो फेल हो गई। क्लियर? अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। बिनाइन है, डिप्लोमेटिक है, कॉन्सिलेटरी है और सुपरसीलियस है। तो सबसे पहले इस पॉम्पस का जो एग्जैक्ट सिनोनिम होगा वो होगा सुपरसीलियस। उसको देखते हैं। तो सुपरसीलियस का मतलब होता है जो अपने आप को ही सुपीरियर समझे, बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंग्स वन इज सुपीरियर टू अदर्स। मतलब वो अपने आप को ही दूसरों से सुपीरियर समझ रहा है कि वही सब कुछ है, उसी ने ही सब कुछ किया है, तो उसे बोलेंगे एरोगेंट हो सकता है, हॉटी हो सकता है, कंसिडर्ड हो सकता है, डिसडेनफुल हो सकता है, ओवर बियरिंग हो सकता है। ये 3 तो आप याद कर लो, ये एसएससी के फेवरेट हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। तो सुपरसीलियस का जो सिनोनिम या पॉम्पस का सिनोनिम हो जाएगा वो सुपरसीलियस हो जाएगा, दिखावटी, घमंडी। अब हमारे पास अगला वर्ड है बिनाइन, BENIGN। बिनाइन का मतलब होता है जेंटल और काइंडली। अगर आपसे कोई एंटोनिम पूछेगा सुपरसीलियस का, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जेंटल और काइंडली हो सकता है एंटोनिम। क्लियर? डिप्लोमेटिक मतलब राजनीतिक या कूटनीतिक रिलेशन जो होते हैं दूसरे देशों के साथ, यानी ऑफ रिलेटिंग ऑन कंसर्न विद द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस बिटवीन द नेशंस। जो नेशंस के बीच में नेगोशिएशंस के लिए टॉक होती है उसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एक वर्ड है कॉन्सिलेटरी। कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है शांति वार्तालाप। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जो भी टॉक्स हैं तो वो कॉन्सिलेटरी होनी चाहिए। कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है इंटेंडेड और लाइकली टू प्लेकेट और पेसिफाई। मतलब भड़काऊ नहीं होनी चाहिए, कॉन्सिलेटरी होनी चाहिए, कॉन्सिलेटरी टॉक्स होनी चाहिए, कॉन्सिलेटरी अप्रोच होनी चाहिए, इंटेंडेड और लाइकली टू प्लेकेट और पेसिफाई। प्लेकेट और पेसिफाई का मतलब किसी चीज़ को शांत करने के लिए बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शंस कर लिए और
अपना सिनोनिम भी पता कर लिया, और बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए जो आ सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हम देख लिए कि बिनाइन आ सकता है, कैंपिंग आ सकता है, डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलेटरी, सुपरसीलियस। क्लियर। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है। ब्रेव पीपल नेवर हाइड एट ए मोमेंट ऑफ डिसीजन। एट ए मोमेंट ऑफ डिसीजन। देखिए इसमें 4 ईडियम दिए गए हैं और चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको सारे करा दूंगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ए हेल ऑफ टाइम। ए हेल ऑफ टाइम मतलब जब हम एक बोलते हैं, जैसे कि हमारी उसमें दिया गया है किताबों में कि जो नरक का समय होता है, जब कोई नरक में जाता है तो वहाँ पे बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। तो हेल नरक हो गया, और नरक का अगर समय है तो यानी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, एक ऑफुल टाइम है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। दूसरा है बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक का मतलब क्लॉक को पीछे छोड़ देना। एक रेस चल रही है, उसमें आपने क्लॉक को हरा दिया, इसका मतलब आपने कोई भी चीज़ समय से पूरी कर दी है। फिनिश डूइंग समथिंग और सक्सीड इन डूइंग समथिंग बिफोर द टाइम अलाउड फॉर डूइंग इट इज एंडेड। मतलब किसी चीज़ को एंड करने के लिए जो समय की रिक्वायरमेंट थी उससे पहले आपने उसको कर दिया, तो मतलब बोलेंगे बीट द क्लॉक। जैसा कि नाम होता है वैसे ही उसका मीनिंग होता है, बस समझने की देरी है। अगला इसको देखते हैं, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। मतलब जो समय की सुइयां हैं उनको टर्न बैक कर दो, पीछे ले आओ। तो समय तो पीछे जा नहीं सकता, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब आप रिटर्न टू पास्ट हो रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो। जैसे स्वाति मालीवाल का जो सीन है रिक्रिएट किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है वहाँ पे स्वाति मालीवाल वाला जो सीन है उसको रिक्रिएट करके देखा दिल्ली पुलिस ने। तो उसको क्या किया, टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, मतलब रिक्रिएट करना, रिकाउंट करना, रिटर्न टू द पास्ट। क्लियर। अगला वर्ड है व्हेन द क्रंचेज कम्स। व्हेन द क्रंचेज कम्स का मतलब होता है, क्रंच मतलब कमी होती है, मतलब बस ऐसी सिचुएशन आ गई है एक्सट्रीमली सीरियस कि आपको डिसीजन लेना ही लेना है। व्हेन ए सिचुएशन बिकम्स एक्सट्रीमली सीरियस ए डिसीजन मस्ट बी मेड। तो यही हो जाएगा एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, मतलब आपको डिसीजन लेना ही लेना है। वो कब लेना है, व्हेन द क्रंचेज कम, जब किसी चीज़ की कमी आ जाएगी तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि उसको अब कहीं ना कहीं से अरेंज करना है। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द क्रंचेज कम्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, टाइम से रिलेटेड ईडियम्स हैं सारे के सारे। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। फंडामेंटल। फंडामेंटल की सबसे पहले तो स्पेलिंग याद कीजिए, FUNDAMENTAL। फंडामेंटल का मतलब होता है आपके बेसिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, सिग्निफिकेंट हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन से आर्टिकल हैं और क्या रेंज है उनकी, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल असाइन किया गया है। क्लियर। अगला देखते हैं, फंडामेंटल बीइंग द मोस्ट बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन विच अदर थिंग्स डिपेंड। मतलब जैसे फंडामेंटल चीज़ों पर ही, जो बेसिक हैं, आधारभूत चीज़ें हैं, उन्हीं पे तो किसी चीज़ का बेस टिका होता है। तो वही बोला गया है, बीइंग द मोस्ट बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन विच अदर थिंग्स डिपेंड। क्लियर। जैसे प्रियम्बल है तो एक फंडामेंटल है, उसी के ऊपर आगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वो बेसिक आधारभूत संरचना है। क्लियर। अब इसी का एंटोनिम हो जाएगा लीस्ट, जो सिग्निफिकेंट नहीं है। स्मॉलेस्ट इन अमाउंट, एक्सटेंट और सिग्निफिकेंस, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा। लिंक का मतलब होता है दो चीज़ों को लिंक करना, मतलब जोड़ना। न्यूट्रल उदासीन होता है। इम्पैक्ट किसी चीज़ का कोई क्या प्रभाव पड़ रहा है वो है। क्लियर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एक पॉलिटी की एक वीडियो है, इसे आप देख सकते हैं हमारे सेक्शन पर, वो हमारे यूट्यूब चैनल PYQ गाइड पर प्लेलिस्ट में है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैंने आपको समझाया है। आप जाके ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। वेल्दियर कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड। तो ऑब्लिगेट का मतलब देखेंगे सबसे पहले, टू फुलफिल। फुलफिल की स्पेलिंग याद कीजिए, FULFILL नहीं होगी, FIL ही होगी, ठीक है। FUL फुलफिल अ कमिटमेंट मेड इन द पेरिस एग्रीमेंट टू प्रोवाइड $100 बिलियन अ ईयर इन इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस। जो वेल्दियर कंट्रीज हैं वो ऑब्लिगेटेड हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बाध्य हैं, लीगली बाइंडिंग है। जैसे एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें लीगली बाइंडिंग होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन लीगली बाइंडिंग होती हैं। लीगली बाइंडिंग मतलब आप बाध्य हैं, तो ऑब्लिगेट मतलब टू बाइंड लीगली और मोरली, यू आर ऑब्लाइज टू रीपे द लोन। क्लियर।
अगला वर्ड है फुलफिल, आपको बता दिया। कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट और प्लीज टू डू समथिंग इन फ्यूचर। आपने किसी को कोई चीज़ फ्यूचर में करने के लिए बोल दिया है, एग्रीमेंट कर लिया, तो उसे बोलेंगे कमिटमेंट। जैसे कि वेल्दियर कंट्रीज ने बाध्य किया अपने आप को कि हम इन कमिटमेंट्स को फुलफिल करेंगे। क्या कमिटमेंट्स की? कि हम $100 बिलियन इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स में जमा करेंगे। ये कब किया? पेरिस एग्रीमेंट में। क्लियर। अगला हमारा वर्ड है हेल, ड्रेप, फीवल और ब्रीच। तो ब्रीच का मतलब तो होता है किसी चीज़ को तोड़ना। आपने कोई कमिटमेंट किया, उसको ब्रीच कर दिया, और हमसे एंटोनिम ही पूछा है। ब्रीच का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ और एग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता जो अभी लगी हुई है, तो उसको ब्रीच कर देते हैं पॉलिटिशियन कई बार, तो उसे बोला जाता है कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया है। तो ये वर्ड आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है। ठीक है, अगला वर्ड है एच ए एल ई। हेल मतलब किसी ओल्ड पर्सन के लिए बोला जाता है जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो, मतलब इलनेस से रिकवर हो, डिसीज से रिकवर की हो, तो उसे बोलेंगे हेल्दी स्ट्रॉन्ग ओल्ड पर्सन। ठीक है, ड्रेप, डी आर ए पी। ड्रेप का मतलब होता है किसी चीज़ को ढकना या किसी चीज़ को सजाना, स्पेशली विद फोल्डेड ऑफ क्लॉथ। जैसे बोलते हैं साड़ी को ड्रेप कर लो, साड़ी को ड्रिप कर लो। इसका मतलब होता है टू कवर और एडॉन विद एज इफ विद अ फोल्ड ऑफ क्लॉथ्स, इसे बोलेंगे ड्रिप, डी आर ए पी ई, लास्ट में ई आएगा, ध्यान रखना है। फीवल, फीवल का मतलब होता है कमज़ोर होता है, वीक होता है। क्लियर। अगला हमारा वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, APPROPRIATE, अप्रोप्रिएट होमोफोन इन द फिल इन द ब्लैंक। होमोफोन मतलब होता है कि जिनकी आवाज़ तो सेम हो, जिनको प्रोनाउंस सेम तरीके से किया जाए, बट उनके मीनिंग अलग अलग हों, ऐसे वर्ड। तो ये 4 वर्ड होमोफोन्स में दिए गए हैं, वेयर, बियर, वियर और बेयर। तो बियर, तो देखिए इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। मतलब एनिमल्स के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके जो लव वंस हैं उनके लॉस को झेल पाना। बियर, सफ़र करना। बियर का मतलब होता है टू पुट अप विद समथिंग ट्राइंग और पेनफुल, मतलब बियर करना, सफ़र करना, एंड्यूर, एवॉइड, टॉलरेट, तो उसको बोलेंगे टू बियर द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। क्लियर। हमारे पास एक वर्ड है वेयर, एक वर्ड है वियर, एक वर्ड है बेयर। तो बेयर तो फुट होता है, नंगे पैर, बेयर फुट। वियर किसी चीज़ को धारण करना या पहनना। वेयर WH वर्ड है, इसका मतलब कहाँ होता है, प्लेस, विच प्लेस, वेयर। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। मेग्री, MEAGRE, मेग्री का मतलब होता है ऑफ समथिंग प्रोवाइडेड और अवेलेबल। कोई भी चीज़ जो प्रोवाइड है, मतलब प्रोवाइड की गई या फिर जो अवेलेबल है, वो क्वांटिटी और क्वालिटी में लैक कर रही है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा जेनरस। जेनरस का मतलब दो होते हैं, जेनरस का मतलब उदार भी होता है, जैसे दिखा रहा है, सो शोइंग ए रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी, दैट इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी और एक्सपेक्टेड। और दूसरा वर्ड है ऑफ ए थिंग लार्ज और मोर प्लेंटीफुल देन इज यूजुअल और नेसेसरी। मतलब किसी चीज़ की ऐसी क्वांटिटी जो जितनी नेसेसरी है, जितनी यूजुअल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए जो वर्ड है उसे भी जेनरस बोलेंगे, या फिर जेनरस को उदार भी बोलते हैं। और मेगरी जो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। मतलब इसमें किसी चीज़ की कमी है, इसमें कोई भी चीज़ प्लेंटीफुल है, बहुत ज़्यादा है। रीजनल किसी रीजन से रिलेटेड है। रेशियल रेस से रिलेटेड है। स्टूपिड मूर्ख होता है। स्टूपिड की स्पेलिंग देखिए STUPID। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ एंग्री डिस्प्लेजर, मतलब ये फीलिंग ऑफ एंग्री डिस्प्लेजर एट समथिंग रिगार्ड एज ए रॉन्ग इंसल्ट और इंजरी। मतलब कोई चीज़ गलत हुई है, किसी की इंसल्ट की गई, इंजरी हुई है, तो उसके केस में जो डिस्प्लेजर होता है, मतलब जो क्रोध आ रहा है, उसे बोलेंगे रिसेंटमेंट। क्या होगा उसका, एंगर उसका सिनोनिम हो जाएगा। रिलैक्सेशन आप समझ गए, किसी चीज़ के लिए रिलैक्स कर रहे हैं आप। हैप्पीनेस, HAPPI, खुशी है, HAPPINESS। कामनेस, कामनेस का मतलब होता है जो वायलेंट और जो डिस्टरबेंस है उससे फ्री हो, मतलब द स्टेट और कंडीशन बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस और वायलेंट एक्टिविटीज, यानी कोई भी शांति का माहौल हो तो उसे बोलेंगे कामनेस। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। सेलेक्ट द ऑप्शन with the correct spelling that can replace the underlined word in the given sentence. कस्तूरी act as a liaison between the patient and staff। देखिए दो वर्ड हैं, पेशेंट और स्टाफ, तो बिटवीन आया, नहीं तो एमोंग आता। तो एक वर्ड होता है LIAISON, लाइजन, लाइजनिंग करना। लाइजनिंग करना मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो,
मतलब कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन करना विच फैसिलिटेट्स ए क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को पीपल से कांटेक्ट करना है, तो कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रेप्स होते हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं कि वो लाइजनिंग कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, correct meaning of the underlined word in the given sentence. When I was in class 5 I won the first prize in extempore at my school. extempore का मतलब होता है spoken और done without preparation। इसी के लिए एक सिनोनिम है, उसको बोलते हैं impromptu। impromptu का मतलब भी यही होता है done without planned और organized और rehearsed। मतलब extempore का मतलब बिना प्रिपरेशन के लिए भी कोई भी काम किया गया, कोई भी स्पीच दी गई है, कभी कुछ बोला गया है या किया गया है, तो उसे बोला जाएगा extempore। क्लियर। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है। वो चौथा ऑप्शन स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन और रिहर्सल, तो उसे बोलेंगे एक्सटेम्पोर या इम्प्रॉम्प्टू। क्लियर। अब देखिए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन सब्जेक्ट होता है, ऐसे होता है, क्या बोलते हैं उसे, ऐसे बोलते हैं। ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑन स्टेज इसे बोलते हैं प्ले। स्पोर्ट्स इवेंट उसे बोलेंगे मैच या फिर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट वैसे तो सीरीज ऑफ मैचेज होती है, बट उसे स्पोर्ट इवेंट को या तो मैच बोल दे या टूर्नामेंट बोल देंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि पार्ट्स of the following sentence have been given a options, select the option that contains error। सबको लग रहा होगा कि ग्रामर का क्वेश्चन है, जबकि ये ग्रामर का नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर सेलेक्ट करता हूँ कि वो वोकैब के लायक है या नहीं। अगर वो एरर या ग्रामर का क्वेश्चन है तो उसको हटा देता हूँ। ये इसको पढ़ के देखा मैंने तो मुझे लगा कि तो ग्रामर का क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें तो स्पेलिंग एरर है। यू नीड टू एक्नोलेज, एक्नोलेज का मतलब समझना है, इटनरी का मतलब समझना है, द इटनरी एंड द एकोमोडेशन डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एज पर द गिवन कैलेंडर। तो कैलेंडर की स्पेलिंग आपको पता है, CALENDAR। मतलब एलन कोचिंग में जाने से डर लग रहा है, एलन कोचिंग में जाने से डर लग रहा है। तो ALEN एलन कोचिंग और डर DAR। क्लियर। इटनरी ITINERARY, ITINERARY। इटनरी मतलब होता है प्लान रूट ऑफ जर्नी। मतलब आपके जैसे आपने कोई जर्नी प्लान की है 5 दिन की, तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे। और एकोमोडेशन डिटेल्स का मतलब होता है आप कहाँ कहाँ रहेंगे। तो एकोमोडेशन डिटेल्स है ए ग्रुप ऑफ रूम और ए ग्रुप ऑफ रूम्स और बिल्डिंग इन विच समवन में लिव और स्टे। तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। ACC और MM दो आते हैं, 2C और 2M है। अगला हमारा वर्ड है एक्नोलेज करना। तो एक्नोलेज करना, जैसे आपने आपको बताऊं, जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है तो उसकी जो रिसिप्ट आ रही है, यानी आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, तो ये होता है एक्नोलेज करना। मतलब टू एक्सेप्ट और एडमिट और रिकॉग्नाइज समथिंग और द ट्रुथ और द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। एक्नोलेज करना मतलब आपने उस चीज़ को क्या किया है, एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो यू नीड टू एक्नोलेज द इटनरी और एकोमोडेशन डिटेल्स ऑफ योर जर्नी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी जर्नी की एकोमोडेशन डिटेल्स और इटनरी को एज पर द गिवन कैलेंडर, जो पहले से प्लान्ड होंगी कुछ। क्लियर। तो इटनरी हो गया, एक्नोलेज हो गया, एकोमोडेशन हो गया। इस तरीके से ये हमारा डे 1 समाप्त होता है। इसमें हमने SSC CHSL 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टायर 1 के, उनको कवर किया है। SSC CHSL 2023 के टायर 1 के जो भी पेपर हुए हैं उनको हम कराएंगे। ये 2 अगस्त 2023 की शिफ्ट 1 9 से 10 AM। ये हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करिए जो भी आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मैंने पूछा है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल कौन से हैं। हमारी वीडियो देखिए, पॉलिटी की एक वीडियो है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझाया गया है। क्लियर। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।